हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात बताइए, जब हम नई कक्षा में जाते हैं, नई किताबों से मिलते हैं, नई किताबों को देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। एक नई जिज्ञासा होती है उनको देखने की, क्या होगा इस बार सिलेबस में, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम इतने बड़े हो गए कुछ नया पढ़ेंगे। जब हम 8वीं से 9वीं की तरफ गए और 9वीं की तरफ आप जब पहुंचे और आपने किताबों को देखना शुरू किया तो आपके मन में ये जिज्ञासा बिल्कुल आई होगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा। माना कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बोरियत हो जाती है, हमें इतना सारा पढ़ना है, लेकिन शुरुआत में कितना अच्छा लगता है। और बोरियत होनी भी नहीं चाहिए, ये हमारी साल भर की संगी साथी होती हैं और जो बेस हम यहाँ बना लेते हैं वो जीवन भर काम में आता है। आज मैं आपको ऐसी ही आपके ही कोर्स की एक किताब से मिलवाने वाली हूँ, उससे आपका परिचय करवाने वाली हूँ। जी हाँ, हिंदी क्षितिज कक्षा 9वीं की। अभी तक हम 8 तक बसंत पढ़ते आए, बसंत बहार पढ़ते आए, अब हम क्षितिज पढ़ेंगे, वो भाग जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता प्रतीत होता है। जी हाँ, ये तो क्षितिज की मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया, कोई इसका यहाँ पर ऐसा तात्पर्य नहीं है, बस बताते हुए मैंने ही बताया है। ऐसे कि एक बुक हम देखने वाले हैं जिसके अंदर जब हम बाकी सब विषयों को पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं थक जाते हैं तो हिंदी अपने आप में खुलकर आपसे कहती है आओ कहानी सुनाते हैं, और उन कहानियों में आप रम जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब मन प्रसन्न करना होता है तो हम कहानियों को सुनते हैं। उसी कहानी की उस किताब से हम आपका परिचय कराने वाले, बहुत रोचक कहानियां हैं और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम मिलते हैं उन पाठों से, उस किताब के नाम से। तो जी हाँ, कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज का ओवरव्यू है, कंप्लीट पाठों से आपका परिचय होगा। सारे पाठों को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बारे में छोटी छोटी सी बातें भी हम थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कुछ नया पाठ लग रहा है, ये कैसा होगा। और यदि आपको जानकारी मिल जाती है तो आप खुश हो जाएंगे, ये जाना पहचाना है, क्योंकि जो पहचाना हुआ होता है एक दो बार ही हम यदि उससे मिल लेते हैं तो हमारी मित्रता जल्दी हो जाती है। आज हम थोड़ा सा परिचय आपसे कराएंगे उनका, और जब आप उन पाठों को मेरे साथ पढ़ेंगे तो वो आपको अपरिचित नहीं लगेंगे और आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी। अच्छा, ये पहला पाठ है, अब इसमें आगे क्या होगा। उस दिन तो मैम ने बता दिया था आगे क्या होगा। ये जिज्ञासा अपनी बनाए रखना, क्योंकि तभी पढ़ाई में मजा आता है। तो चलिए प्रथम पाठ की तरफ, पाठ 1 की तरफ चलते हैं। गद्य खंड में 2 बैलों की कथा। आपको ये 2 प्यारे प्यारे से यहाँ बैल दिख रहे हैं, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ ये लिखी हुई एक कहानी है। क्योंकि प्रेमचंद को आप जानते ही हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाटककार, कहानीकार कहे जाते हैं, जिनका जीवन परिचय भी हम देखेंगे, क्योंकि हर पाठ के प्रारंभ में हम लेखक परिचय, कवि परिचय आपसे जरूर करवाएंगे। तो 2 बैलों की इस कहानी में आप देखेंगे कि इंसानों के अंदर जरूर इंसानियत कम हो गई है, लेकिन आज भी यदि हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में वो बात, वो भावनात्मक प्रेम अभी भी जुड़ाव यहाँ पर है। 2 बैलों की कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने स्वतंत्रता की भावना की ओर भी हमारा एक ध्यान ले गए हैं। स्वतंत्रता के लिए लोगों को संघर्ष और मेहनत करते रहना चाहिए, तो वो अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि इन 2 बैलों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत की और अंत में अपने मालिक से भी इन्होंने मिल लिया। मालिक से मिलने की चाह में इन्होंने मार भी खाई है, भूखे भी रहे हैं और मरते मरते भी ये दोनों बचे हैं, लेकिन मालिक के साथ जो इनका प्रेम था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये जानवरों की एक आदत होती है, यदि आप उन्हें प्यार देते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलते हैं। ये दोनों बैलों में इतना प्यार था, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे। यहाँ तक कि जब खेत में ये जुताई के समय जाते थे, हल इन पर रखा जाता था, तो दोनों बैले, जिनका नाम है इन बैलों का हीरा मोती, दोनों कई बार ऐसा करते थे कि ऐसा मोती पर ज़्यादा वजन ना आए, हीरा सोचता था मैं ले लूँ, तो मोती सोचता था इस पर वजन ज़्यादा ना आए, मैं ले लूँ। ऐसा था दोनों में प्यार। तो ये तो कहानी के बारे में थोड़ी सी बातें थी, कहानी क्या होगी ये तो हम पढ़ेंगे पाठ के साथ ही। तो ये 2 बैलों की कथा का कुछ मैंने आपको सारांश, बहुत छोटा सा अंश बता दिया है। अगला गद्य खंड से पाठ है ल्हासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं, ये आप जानते हैं, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्तियों में आते हैं और वैसे ही लेखक में आते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ का यात्रा वृत्तांत सुनाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत पसंद है। वहाँ जाते हैं, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ क्या है, कैसी घाटियाँ हैं, कैसे मैदान हैं, कैसे जाते हैं, कैसे लोग हैं, कैसी सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, ये सब कुछ वर्णन करते हैं। मतलब ये यात्रा वृत्तांत देते हैं, पूरा वहाँ का वर्णन भी बताते हैं। तो इन्होंने ल्हासा की ओर जो बताया है, मतलब हम घर बैठे बहुत कुछ घूमने वाले हैं।
तो आपके पाठ्यक्रम में ऐसे पाठों को सम्मिलित किया गया है जो आपको कई प्रकार की नैतिक शिक्षाएं भी देंगे, कई प्रकार के आपको ऐसे गुण आपके अंदर लाएंगे और साथ ही ऐसे ऐसे क्षेत्रों की यात्रा करवाएंगे जहां पढ़ाई के दौरान आप नहीं जा पाते हैं, तो घर बैठे ही आप वहां की यात्रा कर ही लेंगे। तो ल्हासा के ओर जाने पर मतलब ये क्षेत्र है जिसकी ओर मतलब वहां जाते समय किन किन रास्तों से होकर जाएंगे, क्या कैसा अनुभव होने वाला है राहुल जी को, ये सब कुछ आपको इस पाठ के दौरान बताया जाएगा। अगला गद्य खंड से है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये वर्तमान परिस्थिति को लेकर है कि आज लोग दिखावे में जीते हैं। हम वस्तुओं का छोटा सा विज्ञापन देख लेते हैं और हम उसके पीछे भाग खड़े होते हैं, उसके तरफ ही हम दौड़ जाते हैं। तो आज उपभोक्तावाद मतलब जितनी वस्तुएं नहीं है उतना इस्तेमाल करने वाले लोग हो गए हैं। वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है, इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। हर एक वस्तु की अपनी कुछ विज्ञापन होते हैं, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। सारी बातें आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति से लेकर इसमें बताई जाएंगी और बहुत अच्छी सोच के साथ ये लिखा गया है पाठ। आगे बढ़ते हैं हम कि अगला पाठ आप क्या पढ़ेंगे अपनी किताब में। तो सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। ये गद्य खंड में भी है, सांवले सपनों की याद। तो ये इन्होंने उस समय की बात बताई है जाबिर हुसैन जी ने कि इनको जब पक्षियों से जो प्रेम था उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पक्षियों से कैसा प्रेम था, किस तरह से उनसे जुड़ाव था। ये सांवले सपनों की याद मतलब किसी की याद में इन्होंने ये पाठ लिख डाला है। तो किसकी याद में, ये तो जिज्ञासा आपको बनाए रखनी पड़ेगी। ये कुछ सरप्राइज रहेगा जो आपको पाठ के दौरान बताया जाएगा। गद्य खंड में ही आपका अगला पाठ है, 5वां पाठ है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते ये स्वयं प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है, अपने फटे जूतों के बारे में खुद ही कौन लिखेगा। तो ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। आप यदि जानते हैं तो हरिशंकर परसाई जी बहुत अच्छे व्यंगकार हैं। इन्होंने जो भी लिखा है वो व्यंग के आधार पर लिखा है। व्यंग समाज के लिए है, व्यंग कुरीतियों की तरफ है, व्यंग शोषण की तरफ है, तो समाज की कुप्रथाओं की तरफ भी उन्होंने व्यंग किया है। अब यहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है प्रेमचंद के फटे जूते पर। इसलिए नहीं कि ये गलत था कि उन्होंने क्यों फटे जूते पहने, उन्होंने दिखाया कि प्रेमचंद इतने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी इतना सादा जीवन जीते थे कि उनके जूते फटे हैं और तस्वीर खिंचवाई है और जूता फटा हुआ है, मतलब वो जैसे थे वैसे ही सबके सामने नजर आते थे, कुछ भी उनके अंदर दिखावा नहीं है। पर क्या जूता सिल नहीं सकते थे, क्या नया ले नहीं सकते थे, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि फोटो कैसे निकलवानी। ये सारी बातों को जोड़ा गया है, लेकिन उसमें से एक ही निष्कर्ष निकला है कि दिखावे की जीवन जीने से अच्छा है जो आपकी परिस्थिति है उसको जिया जाए। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग के रूप में ये पाठ लिखा है। ये भी बहुत अच्छा पाठ जब आप पढ़ेंगे। और गद्य खंड में ही अगला पाठ है मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है, अपने बचपन के दिनों के बारे में इन्होंने बताया है और कैसे इनकी सुभद्रा कुमारी जी से पहचान हुई। महादेवी वर्मा के साथ ने उस समय का वर्णन किया है जब ये गांधी जी जिस समय आंदोलन कर रहे थे उस समय इन्होंने कैसे छोटा कुछ भी देश के लिए समर्पित किया है। तो अपनी पॉकेट मनी से, अपने जोड़े हुए पैसों से थोड़ा थोड़ा सा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी इन्होंने दान दिया है। बहुत अच्छी रोचक कहानी भी इसके अंदर है चांदी के कटोरे को लेकर, जो कि बहुत अच्छा पाठ लगेगा। यहाँ आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी जानेंगे, तो वहीं आप महादेवी वर्मा, इन्होंने अपने बचपन के दिनों को यहाँ पर दिखाया है हमें। तो ये तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो और हमें जानकारी मिलेगी। अब यहाँ चलते हैं हम काव्य खंड की ओर। आप इनका चित्र देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये कबीर जी हैं। कबीर जी की साखियां और शबद दोनों ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे। साखी मतलब होता है साक्ष्य अर्थात प्रमाण, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, जिसको अनुभव किया गया है, उसको कबीर ने अपनी साखी के रूप में, पदों के रूप में लिख डाला। दोहों के रूप में यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। और कबीर आप जानते हैं किसी एक धर्म को नहीं बल्कि वो तो ईश्वर को एक ही मानते थे। और उन्होंने यही कहा है कि ईश्वर अंदर है लेकिन हम तो उसे बाहर काशी और काबा में ढूंढते हैं, वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे स्वयं के अंदर राम है। तो इधर उधर माला फेरने से अच्छा है अपने अंदर झांक कर देखो। तो कबीर की साखियां और शबद में हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। आगे देखिए, अगला काव्य खंड में जो पाठ है वो है वाक। ललित दत्त के द्वारा ये लिखा हुआ है और इसमें भी बहुत रोचक है, बहुत सारी सीख है। जब भी हम पदों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत नैतिक मूल्य भी सीखने को मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं। काव्य रस खान का लिखे हुए हैं सवैये, और ये भी हमें बहुत ही रोचक और ज्ञान देने वाले हैं।
बहुत सारे इसमें बातें होती हैं जिनको हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर एकदम एक एक बात समझ में आएगी। काव्य खंड में ही है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा हुआ ये कविता है, जिसमें एक कैदी जो अंदर है और कोयल बाहर वो आवाज लगा रही है रात्रि में। तो वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये आवाज तुम्हें ऐसा क्या हुआ है, किस जंगल की आग को तुम देख कर आई हो, क्यों इतनी रात में तुम करा करा कर ये आवाज क्या दिखाना क्या चाहती हो, क्या सुनाना चाहती हो, क्या प्रदर्शित करना चाहती हो। तो यहाँ पर कैदी ने जो बंद है जेल में, वो कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल से इतने सारे प्रश्न करता है, जो कविता के रूप में माखनलाल जी ने प्रदर्शित किया है। अगला है काव्यखंड में ग्राम श्री। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर चित्र, गांव का चित्र देखकर बहुत अच्छा लगता है। और वैसे गांव में जाना, वहाँ के खेतों में को देखना, सुबह सुबह का दृश्य, शाम का दृश्य बड़ा ही मनोहर लगता है। तो ग्राम श्री यदि आप पाठ से पहचान पा रहे होंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता है, तो बिल्कुल गांव का वर्णन होगा। तो इसको हम चित्र को देखकर ही कितना, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है और आप भी देख पा रहे होंगे कैसी कुटिया भी बनी हुई है और यहाँ पर तो हमें घोंसला भी दिख रहा है। कुछ इस तरह के भी मकान बन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमें पूरा हम ग्राम श्री पढ़ेंगे, गांव की जो संपदा है, गांव की जो सुंदरता है, वो सब हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। अगली कविता कौन सी है? मेघ आए। तो इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मेघ आए हैं और मेघ बरस बरस कर बता रहे हैं, तो मेघ आना और क्या परिवर्तन होना, ये सब कुछ हम कविता में पढ़ेंगे। अगला जो पाठ है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी के द्वारा लिखी हुई कविता है। और आपने ये कविता का नाम पढ़ते से ही ये अनुमान लगाया होगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या जाना चाहिए बच्चों को काम पर? ऐसी कुछ बातों की इन्होंने आप पूछा और बताया है कि उन बच्चों का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब बच्चों जिनका पढ़ने का और खेलने का समय है, आज वो काम पर जा रहे हैं, तो क्या उन्हें जाना चाहिए? तो ये हम राजेश जोशी जी की इस कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये आपका क्षितिज का भी ओवरव्यू हुआ है, जिसमें हमने गद्य खंड को देखा और काव्य खंड को देखा। ये पाठ आप क्षितिज में पढ़ने वाले हैं सारे। यही पाठ जो आपका बिल्कुल नया अपडेट जो होकर आया है, आपका एनसीईआरटी बुक है ये, तो ये पूरा नया न्यू है एकदम, जो आप पढ़ने वाले हैं ये। और इसमें से जो हट चुका है उस पोर्शन को दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी किताब में ही नहीं है। और जो भी आप किताब ले रहे हैं, यदि ये आपके पास है तो आपकी बिल्कुल सही किताब है। यही पाठ आप पढ़ने वाले हैं। सारे पाठ बहुत रोचक हैं। हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ के अभ्यासों को भी करेंगे, तो बहुत कुछ। और आपकी ये समझिए कि आप जब से ये पाठ आपके शुरू हो जाएंगे, आप इस तरीके से पढ़िएगा कि ये आपके एग्जाम के लिए भी मददगार होने वाले हैं। पेपर आने तक तो स्टेप अप आपको क्या क्या देने वाला है आप सोच ही नहीं सकते। बहुत कुछ हमारे पास प्लानिंग होती है, बहुत कुछ हम सिखाना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों को, लेकिन इस सीखने के लिए हमारे विद्यार्थियों को हमारे साथ तो जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। यदि आपने अभी सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को बताइए कि यहाँ से करेंगे हम तैयारी, क्योंकि जहाँ अन्य विषय भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कहीं छोड़ देते हैं, हिंदी आप नहीं समझ पाते हैं, तो चिंता मत कीजिए, हिंदी आपको यहाँ मिलेगी ना, बहुत अच्छे से मिलेगी। जहां आपकी भावनाएं यहाँ हमारे द्वारा व्यक्त होंगी, जहां आपकी लेखनी आपके हिसाब से भी चलेगी। इसमें कोई मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूँगी, जो मैंने बोला वो लिखो। यहाँ तो मैं आपकी खुद की भावनाओं को भी इंक्लूड करूँगी। तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जो पाठ अभी बताए हैं, ये पाठ केवल बताए नहीं जाएंगे, ये तो आपको पढ़ाए सिखाए याद भी करवाए जाएंगे। तो कैसे कैसे पढ़ाई होगी इसका इंतजार बनाए रखिएगा, क्योंकि इंतजार में ही कभी कभी मजा आता है। और ये आप देखते रहेंगे कि क्या क्या अब आपके लिए आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।